पेपर के 4 पेपर के 17 क्वेश्चन यहाँ है। तुम भले तैयारी किसी की कर रहे हो, मैं आरएस में आए हुए क्वेश्चन एज इट इज वो तुम्हें यहाँ सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ठीक है ना। करें शुरू? अरे राम राम, अरे राम राम, सब राजी खुशी, सब बढ़िया, हमारे उधर फोर्थ वाले भी बढ़िया। अरे सुनो, फोर्थ का देखो, सुनो सुनो, वो हमारा वार्ड नंबर 4 है, तो वार्ड नंबर 4 बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्या बोला जाए आपको? हम ऐसा बोल देते हैं, ये 1 स्टार, ये 2 स्टार, वो 3 स्टार, वो 4 स्टार। अब ठीक है, स्टार का मतलब ग्रेड ही होता है। हाँ है, तुम्हारी इंसानों में काउंटिंग ही नहीं हो रही। तू वहां बैठ के बेटा, वहां आना पड़ेगा मेरे को ना। सुनो, करे शुरू। अब पहले एक बात तो ये समझना कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सिलेबस में तो एक नोटबुक बंद कर दो, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, तुम्हें केवल पीडीएफ दूंगा, ठीक है ना। नोटबुक बंद करो, क्यों? लिखवाऊंगा तो आधे आधे पेज के प्रश्न है। अगले 2 घंटे की क्लास में 4 प्रश्न लिखवाऊंगा और 4 का सॉल्यूशन होगा, उतने में खत्म ही हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम 17 क्वेश्चन करेंगे। तो एक बात काम की सुनो, पढ़ने को हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में रीजनिंग का कोई रोल ही नहीं है। तुम्हारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें, और आप जो सोच रहे हो उसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। सबसे ज्यादा चांस होते हैं इन्हीं क्वेश्चन के गलत होने के, पर यह भी देखा गया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी आते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको आरएस का बताया, आरएस के अंदर आप 10 टॉपिक पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 9 टॉपिक से 6 क्वेश्चन आएंगे, 1 टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये वही टॉपिक है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना समझना, उसके बाद आंसर देना है। किसी भी प्रश्न में जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं है, एक भी प्रश्न में, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तुम जितने लोग यहां बैठे हो, तुम्हारे सबके पेपर में, पटवार के पुराने पेपर देखो तो 3-3 क्वेश्चन हर पेपर में, 3-3 क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब चलो यहां पर क्या है कि क्वेश्चन बड़े हैं, इसलिए निर्देश लिखने जितनी जगह नहीं थी। क्वेश्चन अपने जो पेज में जगह होती है कम, और निर्देश लिखेंगे तो जगह पूरी भर जाती है, इस वजह से निर्देश की जगह नहीं थी। अदरवाइज निर्देश में एक चीज साफ साफ लिखी आती है कि प्रश्न में दिए गए कथन, याद रखना प्रश्न के अंदर क्या आते हैं? कथन आते हैं। कथन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। प्रश्न में क्या आते हैं? स्टेटमेंट आते हैं। प्रश्न में दिए गए जो स्टेटमेंट है, कथन है, उन स्टेटमेंट को आप हमेशा क्या मानेंगे? सही। स्टेटमेंट को हमेशा सही मानना है। स्टेटमेंट में चाहे कुछ भी लिखा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है वो सही है। उस स्टेटमेंट के आधार पर आप लोगों को बताना है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो अब कथन में ये भी जो अपना निष्कर्ष निर्देश आता है ना, उसमें लिखा होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नया न सोचें, ऐसा लिखा आता है। किसी के पास पुराना पेपर पड़ा है क्या आरएस का? है किसी के पास? पीडीएफ हो? पीडीएफ भी नहीं है। मैं एक निर्देश पढ़ के बता देता। क्यों होगी? पढ़ने वालों के पास होगी वो तो। नहीं देना, हाँ दे दे। अब डाउनलोड अब करेगा। हाँ कोई बात नहीं, 2021 वाला दे दे, 22 वाला दे दे, कोई सा दे दे। हाँ है ना, देना। हाँ ये रे, पेपर मिल गए ना।
2022 वाला पेपर नहीं है क्या? अभी जो लेटेस्ट 2022 में हुआ था या 23 में हुआ था? हाँ रे, ऐसा लिखा आता है कि दो कार्यवाही के साथ एक कथन नीचे दिया गया है। अब वो कार्यवाही भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है, निष्कर्ष भी हो सकता है, अनुमान भी हो सकता है, पूर्व धारणा भी हो सकती है, कोई भी आ सकता है। कथन की प्रत्येक चीज सत्य माननी है तथा कथन में दी गई सूचना के आधार पर सुनिश्चित करें कि तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही सही है। जो कथन में दिया है उसी के आधार पर अपन को सुनिश्चित करना है, हमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। ये सब बातें साफ साफ लिखी आती हैं, तो ये बातें अपन को ध्यान भी रखनी है। तो मैं चलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन को सही मानना, कथन के आधार पर चलना। अब देखो कथन क्या है, एकदम फालतू चीजें होगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार यह करना है कि सबसे बेहतर अभ्यर्थी के अलावा और कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इस बात को सही मानना है। मतलब यहां तुम इस बात को गलत मान लेना कि तुम पेपर खरीद करके पास नहीं हो सकते। ऐसा यहां लिखा है। क्या लिखा है? सबसे बेहतर विद्यार्थी अभ्यर्थी के अलावा और कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन क्या है पास होने की? सबसे बेहतर होना चाहिए। पास होने की पहली कंडीशन क्या है? सबसे बेहतर। कुछ लोग जो परीक्षा में पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में सब लोग उत्तीर्ण हुए हैं कि कुछ लोग? कुछ लोग उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कैसे अंक प्राप्त हुए हैं? अच्छे अंक। और ये तुम जानते हो कि उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कैसा होना पड़ेगा? विद्यार्थी सबसे बेहतर होगा तो क्या हो जाएगा? और जो उत्तीर्ण नहीं, उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, हाँ, उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कैसे अंक मिले हैं? कुछ लोग जो अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। अब याद रखना, पास तो मान लो 100 में से 5 हो गए, लेकिन उन 5 में भी कोई इंसान ऐसा होगा जिसके नंबर अच्छे हैं। भाई पास होने का मतलब यूं है जैसे 100 में से 70 पे कट ऑफ जा रही है, तो 71 वाला भी पास है और 91 वाला भी पास है। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं 91 वाले की। कुछ लोग जो अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे बात समझ में? अब देखो इन तीनों लाइनों को एक लाइन में समझो कि अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? सबसे बेहतर बनना पड़ेगा। सबसे बेहतर बनोगे तो परीक्षा में क्या हो जाओगे? और जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कैसे अंक प्राप्त हुए हैं? और जिनको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या मिला है? पहली बात तो यह है कि पास होने के लिए बेहतर बनना पड़ेगा। सब लोग पास हो नहीं सकते, कुछ लोग पास हुए हैं। जो पास हुए हैं उनमें भी जिनके अच्छे अंक आए हैं उन्हें क्या मिला है? अब बताओ कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहले चारों को पढ़ना। याद रखना, जब तक पहला पढ़ोगे तो पहला सही लगेगा, दूसरा पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, तीसरा पढ़ोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होगे, चौथा पढ़ते उत्तर भी आ जाएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सही है, आपको लग रहा होगा कि ये कैसा है, क्योंकि तुम मन ही मन में सोच रहे होंगे कि अच्छे अंक आए हैं तभी तो परीक्षा में पास हुआ है। सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं हमारे पास। है क्या जानकारी? वे सभी लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी हैं।
सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। अब सुनना, पहली चीज, एक लाइन लिखी है, कुछ लोग जो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब है उत्तीर्ण होने वाले में कुछ लोगों के नंबर कम भी हैं। इस लाइन को पढ़ो, कुछ लोग जो अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण तो हो गए, वो तो बात क्लियर है कि तुम लोग उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कुछ लोग जो अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब उत्तीर्ण होने वालों की भी कैटेगरी बना दी कि तुम्हारी रैंक कौन सी आई है, अच्छे अंकों के साथ। तो सभी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। क्या? अच्छा, महक महक वो रही वो बालिका बैठी, ये भाई मेरे को आके बोला महक क्या हुआ भाई, महक ऐसे डरा देता यार भाई तू। अब सुनो, देखो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं? नहीं। देखो ध्यान से समझो, जो परीक्षा में पास हुए हैं ना, उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबको नहीं हुए हैं। ऐसा कहां से पता लगा? हमें इस वाली लाइन से पता लगा है। यह गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमें यह डिस्कस हुआ ही नहीं, हमें यह पता लगा ही नहीं कि क्या सब लोगों ने, सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अब आ जाओ इन दोनों में, सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों को अच्छे अंकों से, सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। पहले मेरी बात समझो, उत्तीर्ण वही होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा, ऐसा यहां लिखा हुआ है, लेकिन यहां यह भी लिखा हुआ है कि जो उत्तीर्ण हो गए उनमें से कुछ लोगों के ही अच्छे अंक आए हैं, सबके नहीं आए। वे सभी लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे कैसे हैं? यह पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सबसे बेहतर, कोई तो सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के अलावा और कोई भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो पास होगा ना। जब तक तुमने 3 नहीं पढ़े थे तब तुम्हें पहला सही लग रहा था, और कई लोगों को यह भी लग रहा होगा कि शायद पर्सन में मिस्टेक है, यह पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, क्योंकि इस एक में तो डायरेक्ट गलत का पता लग रहा है, इन दो में डायरेक्ट तो पता नहीं लग रहा, तुम्हें लाइनें पढ़नी पड़ रही है। क्या जोड़ बाकी है इस प्रश्न में? मैंने अभी अभी क्या बताया कि ये जो मैं 17 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं, ये केवल 4 पेपर के, 3 पेपर में 4 4 4, 1 पेपर में 5। भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। अधिकांश, जैसे बैंक के एग्जाम ऑनलाइन ही होते हैं। 2015 के बाद में एसएससी के एग्जाम भी ऑनलाइन होने लग गए, और बीच में 2021 में सीटेट का पेपर भी ऑनलाइन करवाया। अभी तुम्हारे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ रहा है कि आपके एग्जाम CBT TBT और OMR के माध्यम से होंगे। और अधीनस्थ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिस भर्ती में 20,000 से कम फॉर्म आएंगे वो हम ऑनलाइन ही करवाएंगे, ऐसा कह रखा है। अब ऐसा तो कैसे पॉसिबल है कि 20,000 से कम आ जाएं? वो तो आना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तो क्या कर दिया सीधा कि 40% वाला पास हो जाएगा इसमें सीईटी में। पहले 15 गुना था, तो जिसमें पद ही 500 हैं उसको 15 गुना के हिसाब से 4,500 लोग ही हुए। जिसमें पद ही 500 है तो 4,500 को तो एग्जाम में बिठाएंगे, तो पॉसिबल है। अब ये सुनो, 7500 हो गया क्या? हाँ फिर ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी 75। मैं सोच रहा हूं इतने सीटें, इतने कम लोग कैसे बैठे गए।
अब ऐसा क्यों हुआ? सुनना, भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपनाई, ऐसा मैंने कहा। अब तुम्हारा लॉजिक दे रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तुम सब लोगों ने अलग अलग लॉजिक दिया। अब वो तो मैं सोचूंगा ना कि तुम्हारे में से, वो लॉजिक में से कौन सा लॉजिक सही है। पहला लॉजिक क्या है? हो सकता है भारत के सभी भागों में परीक्षार्थी कंप्यूटर में दक्ष हो। क्या सब लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है इसलिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। दूसरा, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अधिक योग्य लोगों के चयन में मदद करती है। यह सही बात है। परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति, आप एक चीज देखिएगा कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो अभी वाली हुई थी विवादों में है या नहीं है? लेकिन क्या आपने कभी बैंक की एग्जाम को विवादों में सुना है? क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम करवाता है। फॉर्म भरने के 7 दिन बाद में एग्जाम के 5 या 6 दिन में रिजल्ट और 2-3 दिन में ज्वाइनिंग। भर्ती आने के 2 महीने के अंदर तो ज्वाइनिंग होके खत्म हो जाता है मामला। तो कौन सी सही है, पहली दूसरी? अब आप चेक कीजिएगा, केवल पूर्व धारणा 2 कथन में अंतर निहित है। समझ गए? आपको इन प्रश्नों में उतना ही सोचना है जितना प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार योग्य नहीं है। यह आप भी जानते हो और आप भी हो। यहां क्या बात हो रही है तो ध्यान से समझना कि भारतीय विश्वविद्यालय से, यानी मतलब ग्रेजुएशन की बात हो रही है, कि ग्रेजुएशन से निकलने के बाद बहुत से ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं जो रोजगार के योग्य नहीं है। अच्छा सुनो, इसको मत पढ़ो, एक बार तुम खुद सोचो, एक बार आपका आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। क्या कारण हो सकता है? पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही कि तुम कॉलेज ढंग से नहीं जा रहे? कई कारण है। पहली जो फर्स्ट ईयर होती है ना, फर्स्ट ईयर में लगभग 80% लोग कॉलेज जाते हैं। सेकेंड ईयर में 40% जाते हैं, और फाइनल ईयर जो 3 साल वाला है उसमें केवल 5 या 10% लोग कॉलेज जाते हैं। तो गलती कॉलेज की कि स्टूडेंट की? नहीं, कॉलेज की। कॉलेज की। तुम 12वीं क्लास में क्यों जाते हो? क्योंकि स्कूल वाले ढंग से पढ़ाते हैं। कॉलेज में इसलिए नहीं जाते कि सुबह जाओ शाम को आओ, लेकिन एक भी क्लास नहीं लगी। लेकिन वो क्लास भी क्यों नहीं लगी? देखो, क्लास नहीं लगी इसका कारण स्टूडेंट है। सुन तो लो, क्लास क्यों नहीं लगी उसका कारण स्टूडेंट है। पढ़ाने वाले क्यों नहीं है उसका कारण स्टूडेंट है। समझ गए? और तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते उसका कारण कॉलेज है। बिना दोनों के पॉसिबल नहीं है। समझ गए? और एक चीज और, जिस किताब को तुम कक्षा 8 में पीछे छोड़ के आए थे, राजस्थान अध्ययन, आज तुम्हें वही पढ़नी पड़ रही है। उसमें तो मास्टरों की गलती नहीं थी, उसमें नियम ही ऐसे हैं कि उस किताब की कभी परीक्षा नहीं होती थी। इस वजह से जो हमें कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में सामाजिक की किताब पढ़ाने का तरीका था, विज्ञान वाले मार्ट साहब तो ढंग से पढ़ाते थे, सामाजिक वाले तो बोलते कि चलो खड़े हो जाओ, पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ो। तुम लोग ध्यान रखो, रे कहां पढ़ रहा है मैं किसी को पूछ लूंगा, चलते जाओ, चल बैठ, तू खड़ी हो, फिर पढ़ो। और आज जीके में वही है सब कुछ, तो वो सिस्टम ही ऐसा ही है। चलो, इस सिस्टम की कुछ बातें यहां है। विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता का मतलब आप समझ लो कि उनको फ्री हैंड छोड़ दो कि तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग सिलेबस बनाओ। तो सिलेबस जो बना हुआ उसको पढ़ कौन रहा है? अरे ढंग का बना भी दो, पर जो बना हुआ उसको कोई पढ़ रहा है क्या? कोई नहीं पढ़ रहा। पिछले साल 2nd ग्रेड मैथ का पेपर हुआ, पूरे राजस्थान में ओबीसी का सिंगल स्टूडेंट पास नहीं हुआ। जबकि अगर उसको रोजगार चाहिए तो वो एग्जाम पास करनी चाहिए थी।
एग्जाम में ग्रेजुएशन का आया, ग्रेजुएशन की उनकी किताबों से ही आया, किताबें पढ़ी नहीं। आज अपने पास भी यहाँ सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट आते हैं मैथ वाले, उनको अगर कोई पूछ ले कि मैथ में जो आपने बीएससी किया है, बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी किताबें थी, नाम नहीं बता पाते हो। ये वास्तविक चीज है, वो नाम नहीं बता पा रहे हैं। पढ़ना बहुत दूर की बात है, उनको ये नहीं पता कि बीएससी के फर्स्ट ईयर में, बीएससी में जो मैथमेटिक्स है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे। मैथ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ तो सब्जेक्ट का एक यूनिट है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे, सब्जेक्ट के नाम याद नहीं है। वो इसलिए याद नहीं कि वो कॉलेज में ढंग से गए नहीं। तो फ्री हैंड जो छोड़ दिया जाए, ये तब है जब हमारा स्टूडेंट उसको पढ़ने के बावजूद रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तब तो बोल देंगे ठीक है यार, तुम पढ़ने के बावजूद नहीं मिल रहा, तुम इसको चेंज करो। ये तो पढ़ ही नहीं रहा। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोग पढ़ने वाले, न पढ़ने वाले तो एमएलएसयू में एडमिशन लेने के बाद भी मजे कर रहे हैं, और पढ़ने वाले अमेरिका जाके भी पढ़ रहे हैं। अगर हम वो अमेरिका जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अगर वही यूनिवर्सिटी, वही सिस्टम इंडिया में उनको दे दिया जाए, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकता? अब बताओ दोनों में से सही कौन सा है? कौन सा है? केवल कोई दिक्कत? तुम ये भी सही करके आओगे, लेकिन इसको सही करने से पहले यह देखना है कि विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार योग्य नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पता होना चाहिए। कारण यह है कि ढंग से पढ़ नहीं रहे, ना तो सिस्टम वो दे पा रहे हैं और ना हम उस सिस्टम की मांग उठा रहे हैं। और हां, एक चीज और है, वास्तविक बात, जहां जहां पर एजुकेशन को लेकर के मांग उठाई जाती है वहां सिस्टम भी सही होता है। जिस कॉलेज से मैंने एमएससी करी, उस कॉलेज में केमिस्ट्री का, मैं तो हालांकि मैथ से एमएससी करी है, पर उस कॉलेज में जिस सत्र में मैंने एमएससी करी 2016 और 17 में, तो उस टाइम केमिस्ट्री का टीचर ही नहीं था। लेकिन 3 दिन हमने कॉलेज का गेट बंद रखा, चौथे दिन टीचर की नियुक्ति कर दी। गवर्नमेंट कॉलेज की बात है। तो ये लोग अगर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सब सुविधाएं मिलेगी, तो बाद में ये रोजगार योग्य नहीं है ऐसी बातें नहीं आएगी। तो पढ़ने वाले लोग विदेश जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वही विदेश वाली सुविधाएं यहां डेवलप करवा दें। एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इन दोनों बातों को सच मानना है। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, कथन ये रहा, कथन तो लाल कलर में आ गया। कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कठिन परिश्रम करेगा ना, उस व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। यह वैसे भी सही है और तुम्हें मानना भी सही है कि जो कठिन परिश्रम करेगा, बहुत अच्छी मेहनत करेगा, उसकी पकड़ से बाहर कुछ भी नहीं है। क्या आप इस बात को सही मानते हैं? अब मुझे बताओ, अगर इस बात को सही मानते हैं तो एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, बात सही है क्या? जब बोल दिया ना कि कठिन परिश्रम करने वाला, जो कठिन परिश्रम व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, तो ये बात तो सही है। दूसरा, जो कठिन परिश्रम नहीं करता वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है? देखो, 2 कारण है। पहला तो यह है कि हमारे कथन में केवल उसी के बारे में बताया जो कठिन परिश्रम करता है। परिश्रम और कठिन परिश्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोचिंग क्लास में बैठने वाला हर इंसान परिश्रम कर रहा है, लेकिन सक्सेस वही हो रहा है जो कठिन परिश्रम कर रहा है।
समझ गए? तो ये बात है कि जो कठिन परिश्रम नहीं करता वो कुछ भी प्राप्त नहीं करता, ये बात तो गलत है। दो कारण है गलत होने के। पहला तो यह है कि इसके बारे में ऐसी कोई बात हमें यहां मिली नहीं थी। और याद रखना, जो बात कथन से बाहर की है वो श्योर नहीं है कि वो सही है, और जिसमें तुम्हारे श्योरिटी नहीं है कि वो सही है उसको गलत मानना है। हम लोग हमारा दिमाग लगा करके इसको सही मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि कठिन परिश्रम के कुछ से बाहर कुछ नहीं है, तो जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा उसके अंदर भी कुछ नहीं है, तो चलो सही। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यह लॉजिक रखना है। क्रिकेट मैच में स्पिनर के सामने आउट क्यों होते हैं लोग? क्योंकि वो ऐसी बॉल फेंकता है कि हर कोई सोचता है कि ले मार दूं, और वो छूट जाती है। ये ठीक वैसा ही है। जो कठिन परिश्रम करता है उसके पहुंच से बाहर कुछ नहीं है, जो परिश्रम नहीं करता उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन यह बात गलत है, क्योंकि जो कठिन परिश्रम नहीं करता उसको कितना मिलता है, कितना कम मिलता है, कितना ज्यादा मिलता है, उसका ये तो डिस्कस यहां नहीं है। दूसरी बात, अगर डेली लाइफ में इसको अप्लाई करके देखते हो, है ना, तो भी आपको इस चीज का पता लगेगा कि जो कठिन परिश्रम नहीं करता उसको हो सकता है सब कुछ ना मिले, लेकिन कुछ तो मिलता ही होगा ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, यहां पर पहला तो सही है, ये लो। अब एक चीज और सुनना, यहां एक बात लिखी है, कौन सा तर्क मजबूत है। मतलब हो सकता है तर्क दोनों सही हो, पर तुमसे पूछा कि मजबूत कौन सा है। वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? मैंने तुमसे ही पूछ लिया, मैंने तुमसे पूछ लिया कि वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के यूज पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो आप में से कुछ लोगों ने कहा होना चाहिए, और आप में से कुछ लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। दोनों बातें आ गई। अब सुनो, कुछ लोगों ने तो कहा कि प्रतिबंध होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। चलो दोनों कारण जान लेते हैं। जो कह रहा है कि प्रतिबंध होना चाहिए उसका क्या लॉजिक है, और जो कह रहा है नहीं होना चाहिए उसका क्या लॉजिक है। तो जो कह रहा है कि होना चाहिए, तो ज्यादातर समय यह दुर्घटनाओं का कारण बनता है। दुर्घटना तो बहुत होती हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम दुर्घटनाओं का कारण क्या बनता है? मोबाइल बनता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। देखो, वैसे देखा जाए ना तो यह बात भी सही है, पर इसका वैकल्पिक ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है? गाड़ी साइड में रोक के बात कर लो। ऐसा किसने कहा कि फोन आने के बाद तुम गाड़ी रोक भी नहीं सकते? किसने कहा? क्या नहीं कहा। तो ये क्या हो गया? अगर मान लीजिए दोनों सही होते तो फिर हमें यह देखना था कि दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है। समझ गए ना? क्योंकि इसने यहां पर क्या पूछा? मजबूत पूछा। समझ गए ना? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। बोलो, बात क्लियर है क्या? क्या हुआ? हाँ, तो तय करे कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर। तो यहां चेक करो ना, कमजोर का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। अपने सामने तो ये कमजोर है, ये मजबूत है, पर पूछा तो मजबूत है ना। पूछा तो मजबूत है, तो केवल और केवल कौन सा मजबूत है? दूसरा मजबूत कारण नहीं है कि हम दूसरा इतना मजबूत कारण नहीं है कि इस कारण को पढ़ने के बाद हम ये कह सकें कि मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध मत लगाओ। क्या पता क्या समस्या आ जाए। इतना मजबूत है क्या? नहीं है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? और ये जरूरी नहीं है मोबाइल से ही दुर्घटना हो। दुर्घटना होने के कई कारण हो सकते हैं। कल सुबह वाली खबर आपने पढ़ी होगी, जयपुर वाली। गैस वाला टैंकर यू टर्न ले रहा था और बस आकर के उससे ठुक गई, गैस लीकेज हो गई,
और 200 मीटर तक गैस फैल गई, 200 मीटर तक गैस फैल गई और 200 मीटर में जो जो कुछ था पूरा एक साथ आग लग गई। मतलब जो गाड़ी में था वो फाटक खोल के बाहर तक नहीं आ सका। बहुत से ऐसे लोग जिनकी पहचान केवल गाड़ी के चेसिस नंबर से पता लग रही है कि गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड थी, डेड बॉडी भी नहीं मिली, वो भी अंदर ही गई। तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पर उस कंडीशन में देखो, इधर सुनो, यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। शर्त दे दी। ये ठीक वैसी ही शर्त है क्या शर्त दी? यदि वह बुद्धिमान है तो नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यह ठीक वैसी ही शर्त है जैसे चुनाव से पहले अशोक गहलोत जी आकर के कहते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो हम युवाओं के लिए इतनी बत्तियां निकालेंगे, इतनी बत्तियां निकालेंगे कि तुम खुद ही डपाचू को जाओगे, कौन सी दें कौन सी छोड़े। तो ये क्या बोला इसने? शर्त रखी, यदि वह क्या है, पता है क्या तुम्हें? नहीं। जैसे मान लो ये भाई पूछे, सर मैं नौकरी लग जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा? यदि तू पढ़ेगा तो लग जाएगा। इस मेरी बात कहने से ना तो ये नौकरी लगा और ना ये पढ़ा, पर मैंने शर्त क्या रखी? पढ़ेगा तो लगेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? नीचे देखो, नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उससे बुद्धिमान होना चाहिए। गलत बात है ना? है नहीं? दो नहीं बेटा, यहां लाके नहीं डालता, चाहे बाहर से डाल के लाता है। पता है तभी तो। अब सुनो, नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? पहले बोल रखा है ना। पास कब होगा? बुद्धिमान होगा तो होगा। बोलो बात सही है गलत है? अरे बोलो ना। वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ये बात सही है गलत है? फिक्स नहीं है। अरे मैंने इसको बोला कि तू पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तो मैंने इसको, सुनो, मैंने इसको यह भी नहीं कहा तू पास नहीं होगा, और मैंने इसको यह भी नहीं कहा तू पास होगा ही होगा। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? मैंने तुम सबको बोला पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब पहले तो अब नेट परीक्षा उत्तीर्ण होगा तो इससे पहले तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि वो बुद्धिमान है कि नहीं है। बोलो बुद्धिमान है क्या? शर्त है वो तो शर्त है। शर्त यह कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा पास करेगा, ऐसा उसने बोला। यह बोल रहा है कि वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा या होगा, तो यह बात तो गलत है ना। क्या तुम्हें क्लियरिटी से पता लग रहा है क्या कि वो बुद्धिमान है ही नहीं? ये तो पहले ही बोल रहा है कि यदि वह बुद्धिमान होगा तो पास होगा। गारंटी नहीं है कि वो पास होगा कि नहीं होगा। वो तो तभी पास हो सकता है जब वो कैसा हो? बुद्धि हो, उसकी बुद्धि का कोई मान हो। मान का मतलब वैल्यू हो, इसलिए वो पास होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कौन सा सही है? पर वो तो ऑप्शन में नहीं है। होना तो फर्स्ट ही चाहिए। नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। और दूसरा है कि वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण होगा। यह गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यह क्लियर पता नहीं लग रहा। तो यहां पर इसका आंसर यही होगा। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है कि पेपर में इसका आंसर चेंज हुआ हो, पर ये ऑप्शन में नहीं है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, सुनो सुनो। या वाला तब हो सकता है जब इसका जस्ट अपोजिट ये हो। या तो उसको ब्लॉक करो या मुझे ब्लॉक करो। अपोजिट है कि नहीं है? या वाली कंडीशन अपोजिट में लगती है, ध्यान रखना। जब तुम्हें पता नहीं हो पर तुम्हें यह भी पता हो कि दोनों में से एक सही है, पर यह नहीं पता हो कि कौन सा सही है, तब तो या लगाओ। यहां इसके बारे में तो कंफर्म पता है ना। अरे या वाली कंडीशन कहां लगती है? या तो घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी मम्मी रहेगी।
सही एक बात नहीं है। या तो घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी मम्मी रहेगी, दोनों में से एक ही रहेगी। अब दोनों हो सकती है क्या? इस कंडीशन में या लगा जिस कंडीशन में दोनों में से कोई एक को चुनना हो पर यह कंफर्म नहीं हो किसको चुनना हो। समझ गए? हाँ। या फिर मान लो कॉल आया जी, फोन पूछा जी किसका फोन आ रहा था, अरे उसका आ रहा था, ठीक है आज के बाद मुझसे बात करना। या तो उसका फोन आएगा आपके पास या मेरा आएगा, बताओ किसको ब्लॉक कर रहे हो? या तो मुझे करो या उसको करो। बोलो बात समझ में आई क्या? अब उसने बोल दिया या तो उसको ब्लॉक करो या मेरे को करो, बुद्धिमान होगा वो दोनों को ही करेगा। क्या बोला? क्या ये क्या? या तो बात करो या अब क्लास से बाहर चले जाएं, दोनों ही काम नहीं करें, पर दोनों में से कोई एक काम होगा। तो ये वाला इसलिए गलत हो रहा है, या हमेशा दो अपोजिट में लगता है, ये फिक्स कर लो आप। या हमेशा दो अपोजिट में लगेगा और दोनों अपोजिट में तब लगेगा जब किसी एक का सही होने का चांस उतना ही हो जितना उसका गलत होने का चांस हो। अब ए भाई, या तो मोबाइल चला ले या पढ़ ले। इसके मोबाइल से तू क्या चैटिंग पढ़ रहा भाई? हाँ जी, टाइम तो इसके सामने घड़ी रखी है। इतनी कई झूठ बोलो, बताना क्या टाइम हो रहा है? तो इतना ही हो रहा है, 3:50 हो रही है। ये तो तुझे देखने के बाद पता लगा ना। हाँ वही तो बताया ना। अच्छा इसमें 2:50। ए भगवान, बताना एक बार। मतलब भाई तू झूठ भी बोलता है। सुनो, तो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर तो यही होगा। हाँ, ये क्या बोलता है? प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरी में भर्तियां होनी चाहिए? आपसे मैंने पूछा कि तुम्हारा एग्जाम ने लेकर के तुम्हारे जो 12वीं में परसेंट आए ना उसके आधार पर नौकरी दे दें? नहीं दें? 98 वाला है क्या? कितना? 97.60। ये ला, अरे 2 साल के जोड़ के नहीं। अरे सुन लो, कोरोना वाले नहीं, ये जो बालकों का हमने छोटे बड़े बच्चों का बच्चा पार्टी का जो बैच बनाया था ना, बच्चा पार्टी का, उसमें हमने ये शर्त की थी कि इस बैच में एडमिशन उसी को मिलेगा जिसके 90+ होंगे। उस क्लास में सबसे कमजोर वाले के 90 और सबसे होशियार वाले के 98। आ जाओ दे दो। तो सुनो बात, कथन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर, कि तुमने पहले क्या पढ़ रखा है, तुम्हारे कितने परसेंट आ रखे हैं, उसके आधार पर हमें नौकरी देनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा, ठीक है, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, यह देश जानना चाहता है कि क्या प्रतियोगी परीक्षा को हटा करके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इन सब के नंबर्स के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए? तो किसी ने तो कहा हां, किसी ने कहा नहीं, दोनों चीजें। किसी ने तो कहा हां मिलनी चाहिए, कोई बोल रहा नहीं नहीं मिलनी चाहिए। चलो हां वाले का कारण भी जानते हैं और ना वाले का कारण भी जानते हैं। यह कह रहा है कि हां ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का खर्च सहन करने में असमर्थ है। तो कहा किसने कि खर्च करो, घर पे पढ़ लो। भाई ये कोई लॉजिक हो सकता है क्या कि साहब हमें तो कंपटीशन में, कोचिंग में, लक्ष्य कोचिंग में फीस ज्यादा है इसलिए हम तैयारी नहीं कर सकते, वहां फीस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, हम तैयारी कर नहीं पाएंगे, तुम एक काम करो 12वीं वाले के आधार पर नंबर हमें नौकरी दे दो। क्या एक लॉजिक है? ऐसा किसने कहा कि तुम्हें उस कोचिंग में एडमिशन लेना जहां 1 लाख फीस, और ऐसा किसने कहा कि तुम्हें उस जगह एडमिशन लेना जहां फ्री में पढ़ाते हो? कहा क्या? तो क्या यह कारण हो सकता है? कंपटीशन एग्जाम हटा करके 12वीं के आधार पर सिलेक्शन देने का यह रीजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरा, यह बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए।
भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। यह बात सही है। कैसे नहीं एक समानता, मैं बताता हूं। राजस्थान में इतनी ओपन यूनिवर्सिटियां हैं कि हर कोई कहीं से भी डिग्री बनवा सकता है या नहीं है? एक जो एमएलएसयू में लगातार जाकर के पढ़ता है, क्लास अटेंड करता है, उसके बाद एग्जाम देता है, और एक ओपन से मार्कशीट बनवाता है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना? क्या मूल्यांकन का तरीका सेम है? नहीं है। समझ गए? उस वजह से कहा है कि नहीं, तुम उनके आधार पर मत दो, तुम एक काम करो, कंपटीशन एग्जाम लो, सबके लिए सेम पेपर रखो, उसमें जो अच्छा करेगा वो है, क्योंकि सेम पेपर से मूल्यांकन सेम हो जाएगा। आपको पता हो तो अभी इसी मूल्यांकन की बात के ऊपर, मूल्यांकन वाले आधार के ऊपर अभी कुछ दिन पहले बिहार में चला था। अरे सुनो, जैसे अपने आरएस का एग्जाम होता है ना, अपना आरएस का एग्जाम कौन लेता है? आरपीएससी। और वहां पर एग्जाम कौन लेता है? बीपीएससी। उन्होंने बीपीएससी में क्या कर दिया था? नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया, वो उस एग्जाम को जानबूझ करके 2 पारियों में करवाना चाह रहे थे, और ये गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी जो गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा है, यदि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं 2 या 2 से अधिक पारियों में होती है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह फिक्स होता है। समझ गए? अब जो इसके अगेंस्ट थे, उनका यह कहना था कि बिहार के पास ऐसे संसाधन हैं कि वो इस एग्जाम को एक पारी में करवा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम पहले भी एक पारी में हो चुका है, उसके बाद संसाधन बढ़े हैं, आप एक पारी में करवा सकते हो। अगर एक पारी में करवाते हो तो सबका सेम पेपर होगा, अगर 2 पारियां लेते हो तो दोनों का पेपर अलग अलग होगा। एक पेपर कठिन होगा तो एक पेपर सरल होगा। कठिन वालों के नंबर काटे जाएंगे, सरल वालों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। इसका पैमाना किसी के पास नहीं है। कोई ये आवाज उठा ही नहीं सकता कि मेरे इतने नंबर क्यों काटे। वो बोर्ड का काम है, जो मर्जी जैसा करे तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। पिछली बार पटवार का जब एग्जाम हुआ था तो पटवार के एग्जाम में किसी के 5 नंबर बढ़े, किसी के 10 नंबर बढ़े, तो किसी के 20-20, 25, 22-22 नंबर कटे भी हैं। 20-20 नंबर भी कटे हैं लोगों के, लेकिन वो बोर्ड में जाके बोल नहीं सकता कि तुम्हारे 20 क्यों कटे हैं, क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस है, उसको बाहर बता नहीं सकते। तो उनका यह कहना था कि हमें धांधली चाहिए ही नहीं, तुम एक साथ पेपर कराओ, सबका रिजल्ट एक साथ निकालो, हमें नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन। तो उन्होंने फिर आंदोलन किया था। तो वो वाली चीज थी कि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन एक समान नहीं है, अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहां भी एक समान नहीं है। तो अब मुझे बताओ कौन सा सही होगा? पहला सही हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा सही होगा? तो यहां पर केवल कौन सा होगा? बोलो, बात समझ में आ गई? एक बात बताना मुझे, क्या ऐसे क्वेश्चन हार्ड है कि इजी है? मॉडरेट लेवल है। तुम हार्ड भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते। अगर मैं ये नहीं बताता कि ये एग्जाम आरएस में आए हुए पेपर हैं तब तो इजी थे। क्या हो गया भाई? इतना हार्ड भी नहीं है जितना तू भाषण ले रहा है। महिपाल का पड़ोसी इतना भाषण मत ले। अभी उधर एक भाई भाषण ले रहा था, वो सोच रहा होगा मुझे पता नहीं लगा। कथन, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। यार इसका क्वेश्चन है। ये यद्यपि शब्द क्यों लगा? जनरल वे में ऐसा होता नहीं है। ये यद्यपि ऐसे लगता है कि जनरल वे में तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी तुम सोचो कि वह मोटा है और फिर भी क्या होता है? तेज दौड़ता है। अगर
ये शब्द नहीं होता, वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, वह मोटा है और फिर भी ये शब्द भी नहीं होता, वह मोटा है वह तेज दौड़ता है, तो ये ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल बातें हैं। ठीक है ना? तू हंस क्यों रही है? सॉरी। अपनी क्लास में मोटा कौन है? अपनी क्लास सभी पतले हैं, स्लिम बॉडी है ना। जैसे ये भी देख कितनी पतली है, ये भी बहुत पतली है। कुछ खाया पिया कर बेटा। हाँ, आप भी कुछ खाया पिया करो। हाँ, और तो सब मोटे मोटे हैं। जैसे ये देख कितनी मोटी है। हाँ, मैं तो करण सर को भी कहता हूं कि जब भी बाइक चलाओ तो 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नहीं भाई साहब, ऐसा हो कि बाइक पर यूं बैठे हो, पकड़ तो रखा हो पर पीछे पैर यूं हो रहे हो शक्तिमान की तरह, है ना? उनकी वो बाइक भी ऐसी है। तुम कुछ खा पी लिया करो, वरना करण सर यूं चला रहे हो और पीछे से ऐसा नहीं हो, है ना? तो सुनो, इसको समझो। यद्यपि वह कैसा है, फिर भी तेज दौड़ता है। इसका मतलब नॉर्मली मोटा आदमी तेज दौड़ नहीं सकता। कारण क्या है? मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है। अच्छा, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है, कोई कारण है क्या? मोटे व्यक्ति तेज क्यों नहीं दौड़ सकते, इसका कारण तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ। चलो मैं पूछ लेता हूं। अरे सब साइलेंट। तू तेज क्यों नहीं दौड़ सकती? वो दौड़ने का काम इसलिए नहीं पड़ा कि तू दौड़ नहीं सकती। ये बात भी सही है। आप तेज दौड़ सकते हो, कारण क्या दिक्कत आती है, वही पूछा है मैंने। हाँ हाँ हाँ, ये मत बोलना मैं मोटी नहीं हूं। हाँ हाँ, खाते पीते घर से तो मोटे रहेंगे ना, इसमें क्या है? हाँ, सांस क्यों फूल जाती है? हाँ, अरे सुनो बावड़ो, ये दो छोटे छोटे से नाजुक से पैर हैं, इस पर अगर 2 क्विंटल वजन होगा तो कैसे उठेगा? तो वो जोर आता है। तो इसका कारण क्या बताया इसने? इसका कारण क्या बताया इसने? कि मोटे व्यक्ति सामान्यतया तेज दौड़ नहीं सकते, ये कारण है। सही बात है नहीं भाई? ये कारण है क्या? ये कारण है क्या? नहीं है। और तुम एक चीज और सुनो, अभी तक हमने जो प्रश्न किए ना, ये सब के सब प्रश्न व्यवहारिक जीवन से है, किसी में कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। 4 पेपर के 17 क्वेश्चन, 3 पेपर के 4 4 4 और 1 पेपर के 5 क्वेश्चन। तो याद रखना, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है, यह बात तो गलत है। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। उसका कारण क्या है? कि मोटे व्यक्ति नॉर्मल तेज नहीं दौड़ सकते, ये कारण है। इसमें क्या? सांस भर जाती है। कौन सा है? कुछ बोले क्या? 2 कार्यवाही एक साथ कथन नीचे दिया गया है। आपको कथन की प्रत्येक चीज को सत्य माननी है तथा कथन में दी गई सूचना के आधार पर सुनिश्चित करें कि तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। क्या है? कि कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। ये बातें, नीचे की बातें बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनो। कि कंपनी में नए लोगों को भर्ती किया, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसा लगा दिया कि जो पुराने वाले लोग थे ना, वो सब के सब हड़ताल पे चले गए। ऐसा पहले भी हो चुका है। कुछ समय पहले, हाँ जी, डॉक्टर्स हड़ताल पे गए थे। कुछ रूल्स और रेगुलेशन ऐसे लगाए होंगे हॉस्पिटल पर कि तुम्हें 25 लाख तक का इलाज का जो पैसा है वो गवर्नमेंट से लेना है, तुम डायरेक्ट पेशेंट से नहीं ले सकते। उसके भी पीछे कई कारण हुए होंगे। तुम जो पैरासीटामोल का पत्ता 10 रुपए का लेकर के आते हो, उसके ऊपर MRP 10 लिखी होती है, इसलिए तुमसे 10 रुपया लिया जाता है। वो एक्चुअल में 2 रुपए का बनकर के आता है। हाँ, 2 तो ज्यादा है, 2 भी ज्यादा है।
समझ गए ना? हाँ, तो जो पत्ता 2 का बन के आता है तुम उसके कितने लेते हो? तुम्हारा सीधा सीधा प्रॉफिट कितना? 8 रुपया। अगर तुमने उस पेशेंट का इलाज किया है और पैसा कब तुमने बिल भी बना दिया तो बिल में लिखना पड़ेगा तुमने उसको क्या दिया। तुमने पैरासीटामोल का पत्ता दिया, अगर तुम पैरासीटामोल का पत्ता खरीद रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स भी तो है। तुम टैक्स 2 रुपए के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो 10 क्यों ले रहे हो? हम भी तुम्हें 2 के अकॉर्डिंग ही देंगे। तुम पेशेंट से 10 ले रहे हो लेकिन हम तुम्हें कितना देंगे? 2 के अकॉर्डिंग, और हमें उसका बिल भी चाहिए। तो सब डॉक्टर हड़ताल पे चले गए कि नहीं जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ दिन हड़ताल पे रहे, सामने चुनाव थे सरकार के, सरकार ने उनकी बात मानी और यह कहा कि जो जो इस रूल को नहीं मानते हैं उनको फिर यह सुविधा ही नहीं दी जाए। ऐसा ही 1998 या उसके लगभग टीचर्स के साथ हुआ था। अपने जादूगर जी मुख्यमंत्री थे, पहला कार्यकाल था उनका। हाँ, पहला ही कार्यकाल था। मास्टर लोग हड़ताल पे चले गए। जयपुर में शहीद स्मारक पर, जयपुर में जो शहीद स्मारक है ना, उस शहीद स्मारक पर जाकर के धरना दे दिया। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थी। सरकार ने बड़ा अनुरोध किया कि आप जाइए, बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, आप उन पर काम कीजिए, आपकी जो मांगे हैं वो तो बाद में भी मान लेंगे। उन्होंने बोला जी नहीं जी, ठीक है। लगभग 15 से 20 दिन वो वहां धरने पर रहे। ये जैसे चुनाव होते हैं ना तो कई किस्से आते हैं पुराने, राजनीतिक किस्से, उसमें मैंने पढ़ा था। 15 से 20 दिन धरने पर रहे। उसके बाद में जब परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और पता लगा कि अब तो नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ये लोग यहां से जा ही नहीं रहे, क्या करें। और चुनाव, अब ऐसा अगर टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, उनको भगा दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। तो बाद में अपने मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निकाला कि या तो आप सुबह 9 बजे तक विद्यालय पहुंचे, अगर आप 9 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंचते हैं तो सभी को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, अगले 15 दिन में नई भर्ती आ जाएगी। हाँ, बोले इतने दिन परेशान हो गए, थोड़े दिन और रह जाओ, अगले 15 दिन के बाद में नई भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाएगा। इससे ज्यादा टीचर्स आ जाएंगे, उनको फिर हम हमारी शर्त के अनुसार ले आएंगे। कोई ग्रेड पे बढ़ाने का मामला था, औरों का सबका बढ़ा दिया, मास्टरों का नहीं बढ़ाया। तो जिसको 9 बजे पहुंचना था उसने सोचा कि यार 9 बजे से लेट हो गया तो मैं तो गया, 8 बजे पहुंच गए सब, कुछ भी नहीं कहना पड़ा। तो यहां भी इस प्रश्न में ठीक वैसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो डिसीजन वर्ष 2023 में डॉक्टर्स की हड़ताल के समय हुआ था, वो डिसीजन क्या था कि अगर सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, यहां ध्यान से समझना, बड़ी संख्या में कर्मचारी, अगर सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो केवल एक बार इस पे यह सोच लिया जाए कि वास्तव में गलत है क्या। 100 में से एक आदमी विरोध कर रहा है, 99 पक्ष में है, तो विरोध करने वाला गलत है। लेकिन अगर रेशियो 51 और 49 का है, 51 विरोध में खड़े हैं, तो सोचना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार ने 3 किसानों के अध्यादेश लागू किए थे ना, किसान वर्ग के सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे कि आप जो लाभ हमें देना चाहते हो वो हमें चाहिए ही नहीं, तुम जबरदस्ती लाभ क्यों दे रहे हो, वो उसके विरोध में थे। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दोबारा विचार किया, पर मीडिया वाले बड़े खतरनाक थे। जब लागू कर रहे थे तो सभी के सभी टीवी चैनल पे ये बता रहे थे कि लागू करने से क्या फायदे होंगे, और जब हटाया उनको वापस तो वही मीडिया चैनल वाले वापस बताने लगे हटाने से क्या फायदे होंगे। सही बात है ना? हाँ, तो सुनो, अब इसकी कार्यवाही क्या क्या हो सकती है। सब लोग आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं, ध्यान रखना, बड़ी संख्या में। देखो यहां शब्द क्या लिखा, बड़ी संख्या। अगर यहां बोलता ना कुछ कर्मचारी तो हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते ही नहीं, लेकिन बड़ी संख्या लिखा मतलब मैक्सिमम लोग। कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, अगर सब लोग विरोध कर रहे हैं ना, और बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं तो लेना चाहिए। इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। अगर उन कर्मचारियों को सेवा से निलंबित करना ही इसका सॉल्यूशन है तो फिर अवकाश पे जाने से पहले ही कर देते। समझ गए?
हालांकि वो 1998 वाला किस्सा तो उस किस्से के अनुसार तो ये सही है, उसके अनुसार तो ये सही है। बोले सीधा बोल दिया कि जो जो धरने पे हैं आप बैठे रहें, आप अपनी इच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और अगर आप कल सुबह 9 बजे तक अपने स्कूल में नहीं पहुंचते हैं तो सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और हम 15 दिन के अंदर नई भर्ती लेकर आ रहे हैं। सब पहुंचे, गाड़ियां किराए कर करके, जो जयपुर वाला जैसलमेर पहुंच गया वापस अपने स्कूल में। जो दिल्ली घर से 10 बजे वाले टाइम में 10:30 पहुंचता था, 10 बजे वाले टाइम में जो 10:30 पहुंचता था, वो 9 बजे की जगह 8:30 पहुंच गया। तो कौन सा सही होगा? ये तो गलत है और ये क्या है? सही है। अब देखो सुनो, केवल 2 अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत ज्यादा उद्दंडता करता है तो क्या कार्यवाही की जानी चाहिए? बहुत ज्यादा करता है तो पहली कार्यवाही उसको खड़ा करके पीटना चाहिए, दूसरी कार्यवाही उसको मुर्गा बनाना चाहिए, तीसरी कार्यवाही धक्को देने बारे काट दो, और चौथी कार्यवाही उसको समझा दो। अब सुनो, पढ़ाई के अनुसार तो है कि उसको समझा दो, और वैसे देखा जाए तो तीनों कारण सही है। तो हमें वैसे नहीं देखना, हमें पढ़ाई के अनुसार देखना है। अगर वैसे देखा जाए तो ये सही है कि हम ही तो तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं और तुम हमारे खिलाफ आ रहे हो, चलो निकलो, दूसरे आएंगे। पर नहीं, यहां पर यह होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। और दूसरी चीज, ना तो एक और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसका मतलब है कि दोनों ही रिजल्ट नहीं है, तो 2 के अलावा तीसरा तो बचा ही नहीं है। या तो तुम वापस ले लो और या तुम उनको निकाल दो। निकालना गलत है, क्योंकि उससे जो भी कंपनी है उसका प्रोडक्शन पूरा ही बंद हो जाएगा, सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो वो कारण इसका सही नहीं है, तो कारण यही सही होगा। अब ये देखो, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये लेवल का प्रश्न है, ये मॉडरेट नहीं है, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक को दावा और दूसरे को कारण बताया। दावा मतलब रीजन, एक तरह से रीजन के हिसाब से देख सकते हैं। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। अब सुनना, ध्यान से समझो। अगर तुम्हें काम कैसा चाहिए तो उसके लिए व्यक्ति भी कैसा चाहिए, उसके लिए चयन करने का जो सुनो, उसके लिए वेतन भी कैसा चाहिए, और यह चयन करने का तरीका भी कैसा है। फिर से समझना पूरी बात, एक बार में सब बातें समझ में आ जाएगी। इसमें हल्का सा एक मिसप्रिंट है, मैं बता दूंगा। अगर काम कैसा चाहिए तो व्यक्ति भी कैसा होगा और वेतन भी कैसा होगा, और ये चुनाव करने का तरीका भी कैसा है, सही है। अगर तुम्हें अच्छा काम चाहिए तो ढंग का आदमी लेके आओ, पर ढंग का आदमी लाओगे तो पैसे भी बढ़िया देने पड़ेंगे। अगर तुम इन चीजों को फॉलो करते हो तो ये तुम्हारा चयन करने का तरीका भी सही है। समझ गए? आप इसको किसी भी पद के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए देख सकते हो। अगर हम उदयपुर के जिला कलेक्टर की बात करें, अगर हम उदयपुर में शांति व्यवस्था चाहते हैं, काम सही से चाहते हैं, तो यहां कलेक्टर के पद पे जो आदमी है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। उस आदमी का वेतन भी कैसा होना चाहिए, और यही एक तरीका है सही चुनाव करने का। ये एक दावा हमने बताया है, ये हमने हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है। हमने हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर हमने सब कुछ बता दिया कि पेमेंट सही होना चाहिए, तभी आदमी सही काम करेगा। सही आदमी वही करेगा जो आदमी खुद सही होगा। समझ गए? एक आदमी ऐसा हो, मिराज नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो गलत बात होगी ना। हाँ, तो ये बात तो समझ में आ गई आपके। दूसरा, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। भाई ये थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, ये दायित्व नहीं है। यहां कोई एक रीजन दिया हुआ है कि गलत चुना हुआ व्यक्ति एक प्रॉब्लम हो सकता है, या जो भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। ये नेगेटिव वे में है, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है, ये यहां नेगेटिव वे की लाइन है। सुनो, ए गलत है। क्या ए गलत है? ये तो गलत नहीं है। ए और आर सही है, ये थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, ठीक है ना। मैं उसको सही क्वेश्चन भी बता दूंगा।
आर सही है तथा आर है वो ए की सही व्याख्या है। आर व्याख्या थोड़ी है, आर तो व्याख्या है ही नहीं, आर तो कारण है, व्याख्या थोड़ी है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए तथा आर सही है लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को एक बार हम स्टार लगा के छोड़ के चलेंगे, जब तक अपन को ये प्रॉपर पता नहीं चलेगा हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हां ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखो, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। मतलब ये ठीक वैसा ही हो गया जैसा किसी को नई नई ड्रेस खरीदने का हो, किसी को नया मोबाइल खरीदने का हो, किसी को नई पुस्तक खरीदने का हो। तो उसने क्या बोला कि ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह, उसके पास बहुत सी किताबें हैं और वो क्या करती है, अपने संग्रह में शामिल करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है, जहां भी जाती है किताबें ले आती है। समझ गए क्या कारण हो सकता है? चीजें पढ़ो। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है, क्या इसका कोई डिस्कस हुआ? नहीं हुआ। दूसरा, ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, यह तो कारण है, यह तो सही बात है। यह गलत इसलिए है क्योंकि हमें यह बताया ही नहीं कि वो पढ़ने के बाद ही किताब लाती है। क्या किसी किताब पढ़ ली, पूरी याद होगी, चलो दूसरी ले आते हैं? नहीं, उसके पास एक विशाल संग्रह है और संग्रह में शामिल करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, संग्रह में शामिल करने के लिए किताबें खरीदती है। अगर वो पढ़ने के लिए खरीदती ना, इसका मतलब तो वो पढ़ चुकी है और तो, इसलिए ये तो क्या है, गलत, और ये क्या है, सही। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये देखो कथन कह रहा है, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए? मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि तुम बाइक चलाते हो, आप चला रहे हो, पीछे कोई और बैठा है, तो क्या हेलमेट पहनना जरूरी है दोनों के लिए? यस और नो? अब कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे हां। अब जो ना बोलेंगे उसके कोई और लॉजिक है, हां बोलेंगे उसके कोई और लॉजिक है। ना बोलने वाले ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि बाल खराब हो जाएंगे, वजन लगता होगा, ठीक है। कारण क्या है सुनो, यहां चार चीजें हैं, तीन, हां चार। पहला कहता है नहीं, दूसरा कहता है हां, तीसरा कहता है हां, चौथा कहता है नहीं। चलो पढ़ते हैं एक बार, हां क्यों कह रहा है, ना क्यों कह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है यह जानता है, उससे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। पुलिस वाले ने बाइक को रोका, हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा? सामने वाला कह रहा है मैं मरूं कि मैं जीऊं, उसे तेरे को क्या करना, नहीं लगाऊंगा बोल। पुलिस वाला कहता है चल ठीक है तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे भले कल मरता आज मर। क्या ऐसा हो सकता है? कौन सी बोली हो सकता है? काजल तेरी पड़ोसन बोली, विद्या माता की शोकन खाजा नहीं पता, वो तेरा नाम ले सकती है खुद बोल करके, तू क्यों नहीं ले सकती? ठीक है, मतलब हेलमेट लगाना चाहिए। थोड़े दिन पहले अपने उदयपुर की तो घटना है, अखबार में पढ़ी थी मैंने। उधर चेटक साइड जाते हैं ना, वहां रेड लाइट है, चालान कट गया। आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन जो चालान कटता है ना, उसमें फोटो आ जाती है। आजकल पुलिस वाले रोक के चालान कटें जरूरी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगा लेते हैं। आपको पता हो तो अपने कोचिंग से इधर जाते हैं, ये सर्कल आता है, वहां भी सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। आजकल चालान सीसीटीवी से कटता है और सीसीटीवी में सीधा सा क्रॉप कर लेते हैं बाइक के नंबर और चालान क्यों काटा गया। तो या तो 3 सवारी तो प्रूफ देंगे, 3 सवारी का फोटो, या हेलमेट नहीं है तो उसका भी प्रूफ देंगे, और चालान की प्रति घर पे भिजवा देते हैं। आजकल चालान की फोटोकॉपी है वो घर पे भिजवा देते हैं। उदयपुर में ऐसे ही किसी शख्स के पास पहुंच गई और जैसे ही वो डाक पार्सल पहुंचा उसकी घरवाली ने ले लिया। उस पे देखा कि एक तो भाई साहब गाड़ी चला रहे हो, पीछे उनकी वो बैठी। तो बताओ उस कंडीशन में हेलमेट जरूरी है कि नहीं है? तो हेलमेट जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में किसी को बाइक मांगी हुई भी मत दो,
वरना तुम हेलमेट लगा रहे हो, फोटो में नहीं आ रहा, पीछे वाले के हेलमेट नहीं है, और जो बाइक जो पहुंचेगा ना लिफाफा वो तुम्हारे घर पहुंचेगा। तो ये क्या बोला, ये सही है क्या बात? ये तो गलत है ना, कि मैं मरूं कि मैं जीऊं, तू क्या करने वाला बोल, गलत। हां यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। अच्छा नियम है क्या? एक बार आगे पढ़ो पता लगेगा। हां यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट के द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन तो यह है। अगर हमें कोई कहता है, अच्छा एक और पढ़ लो, सुनो सुनो, नहीं यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, ये तो बात ही गलत है, ये दो तो गलत है। अब सुनना, सुनो, अगर हमें कोई बोलता है कि चारों में से कोई एक का चुनाव करना है, तब तो हम कौन सा करेंगे, तीसरे का। तब तो हम किसका करेंगे, तीसरे का। और दूसरी चीज, तीसरे का चुनाव तो कर लेंगे, लेकिन हमें एक चीज और सोचनी पड़ेगी कि तीसरे की वजह से ही तो दूसरे को रूल बनाया। अगर ओनली तीसरा है तो वो सही होगा, अदरवाइज तीसरे के साथ दूसरा भी सही होगा। कोई तर्क मजबूत नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। एक भयंकर मजबूत तर्क यहां पर है, केवल 1 और 4 तर्क मजबूत है, केवल 1 और 2, तो पहला तो हम पहले ही गलत निकाल चुके। ये रहा, समझ गए? आजकल माता पिता अपने बच्चों को उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थान को कितनी भी फीस देने को तैयार हैं। कुलीन का मतलब, अरे जहां फैसिलिटी बहुत ज्यादा हो। माता पिता अपने बच्चों का कैसा विकास चाहते हैं, उत्तम विकास के लिए शिक्षण संस्थान को कितने भी फीस दे सकते हैं। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, उस स्कूल में पढ़ाएंगे जहां की बस हमारे घर तक आती हो, उस स्कूल में एसी लगी हुई हो, आरओ पानी आ रहा हो, कुछ भी कारण हो पर व्यवस्थाएं पूरी हो, उस चीज के लिए याद रखना, सुनो, उस चीज के लिए कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। ऐसा एक कारण बताया। तुम बातें मत करो रे, तू बैग बंद करके कहां जा रही है? हाँ अब सुनो, एक कारण बताओ, ये बातें बाद में पढ़ना। एक लॉजिकली बताओ कि सरकारी स्कूल की जो फीस है, वो सरकारी स्कूल की फीस है कितनी, और प्राइवेट स्कूल की एक 5वीं क्लास वाले बच्चे की जो फीस है इंग्लिश मीडियम की, वो कौन कितनी है? इसमें भीड़ कम और इसमें भीड़ ज्यादा है। तो हमारा स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि कितनी भी फीस दे सकते हैं। प्रश्न के ऑप्शन पढ़ने से पहले तुम खुद सोचो ऐसा क्यों होता है। विकास अच्छा हो, सुविधाएं पूरी मिले, बच्चा परेशान नहीं हो, पढ़ाइयां अच्छी हो, इसके लिए ना। चलो अब पढ़ो। पहला है, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। ये बात तो सही है, क्योंकि देखो बोल भी यही रहा है, बोला भी ऐसा ही। दूसरा, आजकल सभी माता पिता पैसे वाले हो गए। ये बात कैसी है? सभी माता पिता पैसे वाले हैं क्या? कौन सा सही है? केवल और केवल कौन सा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? एक छोटा सा व्यवहारिक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, छोटा सा, कि कोटा में सुसाइड होते थे, आजकल नहीं होते, बहुत कम हो गए। वो कम होने का कारण वहां का सिस्टम चेंज होना नहीं है, वहां लोगों का पहुंचना कम हो गया है। समझ गए ना? उतनी संख्या में लोग वहां नहीं पहुंच रहे। सुसाइड का कारण क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसके ऊपर तो कोई कर्ज भी नहीं है। नहीं, कंपटीशन का कोई प्रेशर नहीं। मैं बताता हूं, नहीं, अरे मेरी बात तो सुन तुम, अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक कारण सुनो, मैं बताता हूं। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बचपन में कुटाई हुई है भयंकर? बस ठीक है, तुम्हारी कुटाई तुम्हारे मम्मी पापा ने करी, उन्होंने बार बार एहसास दिलाया कि बेटा हम तुम्हारे बाप हैं। एहसास दिलाया कि नहीं दिलाया? अब जिन्होंने ये एहसास नहीं दिलाया, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। एक चीज और,
आप कहीं से भी डेटा निकालना, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं वो वीआईपी जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके हो रहे हैं। रीजन क्या है? जो गांव वाले हैं, गरीब लोग हैं या मीडियम वाले हैं, जो अपने बेटा और बेटी को टाइम टाइम पर ये बताते रहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमसे बड़े नहीं हो, हम तुमसे बड़े हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुमने हमें पैदा नहीं किया है, एहसास दिलाते रहते हैं, टाइम टाइम पर कुटाई करते रहते हैं। तुम 10 रुपए मांगते हो, तुम्हें 10 की जगह 8 देंगे, लेकिन जाते ही हिसाब पूछेंगे। वो वाले लोग कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। करेंगे क्या? कौन सुसाइड करते हैं? जो 10 रुपए मांगते हैं तो 20 मिलते हैं। समझ गए? बच्चे ने बोला मोबाइल चाहिए तो तुरंत मोबाइल दे देते हैं, है ना। और अखबार में ऐसी ऐसी न्यूज पढ़ रखी है कि लड़की मोबाइल चला रही थी, मम्मी ने मोबाइल ले लिया तो फंदे पे झूल गई, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया कि मेरे से मोबाइल क्यों ले लिया। एक अपना टाइम था, ईगो नाम की चीज ही नहीं थी। भयंकर कूटते थे। समझ गए ना। तो जिनकी कुटाई मस्त वाली हुई है ना, उनके साथ ऐसा सीन कभी नहीं हो सकता। तो तुम भी ये ध्यान रखना, तुम्हारे जो ऐसे हो ना, उनको समय समय पर एहसास दिलाते रहना कि हम तुम्हारे, और महिलाएं क्या एहसास दिलाएंगी ये ध्यान रखना है। सही में ऐसा सीन उन्हीं के साथ होता है। तो यहां पर क्या आंसर हुआ? अब जो कोटा में सुसाइड इसलिए होते थे कि लाखों रुपए की फीस भर के वहां छोड़ दिया, घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा उनको, जब तक मतलब 12 साल 15 साल 18 साल तक उनको कुछ कहा नहीं। लाखों रुपए की फीस भरने के बाद स्कूल में छोड़ दिया, नंबर कम आए तो घर वालों ने केवल इतना ही कहा होगा, इतने कम नंबर कैसे आए? बस वो ईगो हो गया, क्योंकि आज तक तो कभी कहा ही नहीं। आपने कई बार लड़ाइयां होती हो तो सुना ना, ये बात तो मैं मेरे बाप से भी नहीं सुनूं, कहते हैं ना, ये बात तो मेरा बाप भी मुझे नहीं बोल सकता। इसका मतलब वो कभी भी लटक सकता है, भाई बोलना ही नहीं है। समझ गए ना। मतलब मेरी स्कूल में एक बार कुटाई इस वजह से हुई, हमारे इंग्लिश वाले मार साहब थे, वो हमें सुबह सुबह आते ही मूड फ्रेश करने के लिए इंग्लिश भी स्पेलिंग पूछते, वो हमें आती नहीं तो वो हमें कूटते। एक दिन मैंने सोचा, अच्छा वो भी कैसे कूटते? रोल नंबर 1 खड़ा हो जा, अपना ही, सबसे पहले अपना ही नंबर। अब वो 8-10 को पीटने के बाद मूड फ्रेश हो जाता तो अगलों को छोड़ देते। ये हमें लगता बुरा, बहुत भयंकर बुरा लगता। तो ये देखते देखते कई दिन हो गए। एक दिन क्या किया, मैंने कहा सोचा मार साहब आज तो गए काम से। मार साहब आते स्कूल से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर से बाइक लेके। 8वीं क्लास वाले जो थे उनको सुबह 10 बजे का टाइम होता तो उनको बुलाते सुबह 8 बजे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर भी वही है, इंग्लिश पढ़ाते भी वही है। तो 8 बजे से 10 बजे उनको इंग्लिश की ग्रामर क्लास एक्स्ट्रा लगाते, 10 से 4 का टाइम होता। फिर 4 बजे बाद में 10वीं वालों को रोकते, सुबह 8वीं वालों को जल्दी बुलाते, बोर्ड का एग्जाम, 4 बजे बाद में 10वीं वालों को रोकते, 1.5 घंटा उनको पढ़ाते। मैं उस टाइम 10वीं में था, तो मैंने क्या किया, मार साहब की जो बाइक थी उनके दोनों टायर की हवा निकाल दी। वो इंटरवल हुई थी उस टाइम, मैंने कहा ठीक है, सब दोनों टायर की हवा निकाल दी। मार साहब 5:30 बजे फ्री हुई। अब गांव में 5 बजे अंधेरा, अब देखो अंधेरा होने लग जाता है, अभी 5:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है, 6 बजे तो भयंकर अंधेरा हो जाता है, और अभी तो और देखना कुछ दिनों बाद में और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो ये हुआ कि मैंने हवा निकाल दी। अब मार साहब शाम को जाने लगे तो दोनों टायरों में हवा नहीं, जो वहां हवा भरने वाला तो अपने घर जा चुका। अब मार साहब धक्का देके कैसे ले जाएं, क्योंकि हवा तो सुबह वहीं भरवानी है। अब तो आजकल तो हर पेट्रोल पंप पे हवा वाला है, हर पेट्रोल पंप भी थोड़ी थोड़ी दूर पे आ गए, वहां तो पहले तो थे ही नहीं। और गांव में कौन से पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल लाना है तो भी 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, डाणियों में नहीं होते हैं। तो मार साहब वहीं खड़ी कर गए, पैदल गए। दूसरे दिन आए, सुबह सुबह 8वीं वालों को सही सही पढ़ाया, प्रार्थना में बोले कि कल मेरी बाइक की हवा किसने निकाली? बोले ये तो मुझे पता है कि 10वीं वालों ने निकाली, क्योंकि मैंने 10वीं वालों को लेट तक रोका और मैंने पिछले 3-4 दिन से 10वीं वालों को जम के कूटा है, इसलिए हवा उन्होंने ही निकाली है। चलो 10वीं वाले सब खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। अब हवा निकालने में हम 2-3 लोग थे, हमारी प्लानिंग अलग अलग थी, 2-3 लोगों की प्लानिंग थी। सबको प्रार्थना में आगे बुला लिया, बोले बताओ हवा किसने निकाली? कोई नहीं बोला, पर ठीक है, ये मुझे कन्फर्म पता है कि तुमने ही निकाली।
क्लास वालों ने, और तुम्हारी सबकी बराबर कुटाई होगी। अगर मान लो तुमने नहीं भी निकाली ना तो भी तुम्हारी कुटाई तो होगी, कूटूंगा तुम्हें तो। अब अच्छा तभी होगा जब तुम उसका नाम बता दोगे, तो मैं केवल उसी को कूटूंगा, तुमको सबको छोड़ दूंगा। सबने एक साथ बोला ये अब भाई मेरे को जम के कूटा। अब मैं भी कम नहीं था। एक वो जो अपना था ना गांव में सुबह सुबह घी निकालने के लिए वो बिलोना, उसमें वो जो होता है डंडा, जेरनू, आपके जेहणियों बोले, हमारे जेरनू बोले। अब उसका जो डंडा होता है ना, वो आपको पता है घी पी पी के कैसा हो जाता है, इतना लंबा। बोले हाथ निकाल, उनके ना। अब हाथ अगर साइड में करूं तो यहां लगे। मैं यूं खड़ा रहा, वो देते रहे 20 एक इधर दी होगी, 20 एक इधर दी होगी, मैं खाता रहा। हाँ, अब यहां कुछ अंगुली में पता नहीं फुंसी थी क्या था, तुरंत ब्लड आ गया। मैंने यूं करा, मार साहब का सफेद शर्ट यूं आ गया। मार साहब टेंशन में, ये क्या हो गया। अब अगर कोई कूट लेना इस टाइम तो पूरा खानदान पहुंच जाए स्कूल में। अब मार साहब ने कहा ये क्या हुआ, हमको लग गई। बोले जा पट्टी करा। क्या आया, आते दूसरे हाथ पे वापस। खोप था मार साहब का। अब मैंने तो घर जाके नहीं कहा कि मेरे को कूटा, वहां जाते तो और पड़े। कूटा क्यों, क्योंकि तेरे गलती होगी पर घर वाले अलग कूटेंगे। मैंने नहीं कहा, पड़ोसियों वाला छोरा उसने कह दिया, बोले आज तुम्हारे वाले को बहुत कूटा। तो घर वालों ने बोला क्यों कूटा, मैंने कहा नंबर कम आए। अब घर वाले और टेंशन में, नंबर कम आए, चलो मार साहब को फोन करते हैं। नंबर कम क्यों आए, मार साहब को जैसे ही फोन किया बोले कूटा। बोले हाँ कूटा, आपने तो कहा था। बोले हाँ हमने कहा कूटा, पर कारण। तो बोले बाइक की हवा निकाल दी। उसके बाद घर वालों ने और कूटा, और मार साहब को यह कहा कि इस छोरे को सुधारना है, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बस हाथ पैर तोड़ना मत और सुधार दो उसको। ऐसे कह के घर वाले आते थे, समझ गए। और अब अगर मान लो किसी को कुछ कह दिया ना तो पूरा खानदान आ जाता है। और किसी दूसरे को पता लग गया, जैसे मान लो कोई राजनीतिक पार्टी वालों को पता लग गया, तो भाई फिर तो अगर एक दिए ना तो पट्टी 5-6 जगह बंधेगी। सही बता रहा हूं, अब तो एक जगह दी तो पट्टी 5-6 जगह बंधेगी। अभी 2-3 दिन पहले कि मैं न्यूज देख रहा था ऐसी, तो संसद में शायद ऐसा ही हुआ, कुछ धक्का मार दिया, गिर गया। तो पहले न्यूज में आ रहा था कि उसके केवल यहां पट्टी है, केवल यहां। थोड़ी देर बाद में आया कि यहां टांके भी लगे हैं। उसके बाद दूसरे दिन पूरी पट्टी। अब तो वो संसद में भी हाथ को यूं लेके आते हैं, पता ही नहीं चलता। तो सुनो, ये तो समझ में आ गया वगैरह। ये पहला तो सही है, दूसरा गलत है। आगे आ जाओ। ये क्या लिखा, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। ये मान लो, तुम भी मान लो बढ़ी है, नहीं बढ़ी। 109 रुपए है, 109 है। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं भारत का विकास उसी दिन से रुक गया था जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ना रुक गई थी। क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, वहीं से तो भारत का विकास होगा। तो सुनो क्या कारण, देखो बढ़ा है, उसके पीछे रीजन तो कुछ भी होंगे, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है, क्या कार्रवाई करनी है। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन कर सकें, और सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदना बंद करें। देखो मेरी बात सुनो, अगर सरकार की जगह तुम होते और तुम्हें कोई आकर के कहता पेट्रोल बढ़ रहा है, तो तुम ये कहते ठीक है बाइक खरीदना बंद कर दो, चलाओ पैदल चलो। अपन गांव के हिसाब से देखे ना, तब तो कौन सा सही है, तीसरा। पर फिलहाल तो तीसरा कैसा है। अब बात रही दो की, सुनना, दोनों तो सही नहीं हो सकते। सरकार को विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए और कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, कीमतों की प्रवृत्ति का मतलब क्यों बढ़ रही है, केवल उसी का अध्ययन करना है, कंट्रोल का नहीं हुआ है। ध्यान रखना, पहली लाइन को पढ़ना, कंट्रोल का नहीं हुआ है। हां ये जरूर है,
जब आंसर की जारी हुई थी पहले को सही माना था, बाद में दूसरे को माना गया। आप अगर गूगल से कोई ऐसा, यूट्यूब से कोई ऐसा या गूगल से कहीं से भी आंसर की डाउनलोड करते ना, तो रिवाइज आंसर की डाउनलोड करना तो पता लगेगा। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत क्या कम कर देना चाहिए? टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो वापस या तो तुम एक काम करो, जहां से पेट्रोल आ रहा है सारा खरीदना ही बंद कर दो, या फिर क्या करोगे? टैक्स कम करना पड़ेगा। इससे क्या है, केवल प्रवृत्ति का अध्ययन हो रहा है। लेकिन अगर इसमें ऐसा होता कि प्रवृत्ति का अध्ययन करें एवं उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करें तो चल जाता, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। तो कौन सा होगा? क्या सभी ट्रेनों में सभी डीजल इंजन को विद्युत इंजन में बदल देना चाहिए? कि जितने भी डीजल इंजन है ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जितने भी डीजल इंजन हैं उन सभी को हटाओ और विद्युत वाले इंजन लगा दो सबके अंदर। अब कुछ लोग बोलेंगे हां लगा दो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मत लगाओ। दोनों के लॉजिक सुन लेते हैं। डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। यह तब तक ही सही है जब तक तुम दूसरा नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, अपने अभी इंडिया में एक सड़क है, वो भी विद्युत की होने जा रही है। हाँ, सड़क पे चलने वाली बसें भी वैसे ही चलेगी, हर कहीं से कट नहीं मारोगे, अब लाइन के नीचे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? हर कहीं से कट वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो सुनो, हाँ आने वाले टाइम में काफी कुछ चेंजिंग हो रहा है। जैसे टोल है, टोल के ऊपर भी चेंज हो रहा है। अगर आपको यहां से जोधपुर जाना है, या मान लो यहां से चित्तौड़ जाना है या सांवलिया जी जाना है, तो सांवलिया जी जाओगे तो भी उतना ही टोल लगेगा, चित्तौड़गढ़ जाओगे तो भी उतना ही लगेगा। फिलहाल तो यही है, बीच में एक ही टोल आ रहा है, मंगलवाड़ वाला। अगर उस टोल को क्रॉस करके 2 किलोमीटर आगे जाना है तो भी उतना ही टोल, और अगर आपको चित्तौड़गढ़ जाना है तो भी उतना ही टोल। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैंने स्टेटमेंट देखा था जो अपने परिवहन मंत्री हैं उनका, नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने ये कहा था कि आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ चेंज कर रहे हैं 6 महीने के बाद में, कि तुम्हें जितनी दूर चलना है उतना ही टोल देना है। ऐसा नहीं है कि तुम 2 किलोमीटर जाओगे तो भी उतना ही टोल और 100 किलोमीटर जाओगे तो भी उतना ही टोल। तो हो सकता है टेक्नोलॉजी आए। तो ये कह रहा हाँ, डीजल इंजन के कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है। क्या प्रदूषण ही एक कारण है या कोई और भी कारण है? सुनो दूसरा, नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। अब मुझे बताओ, एक कह रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा करना ही नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, डीजल इंजन को बंद करके हर जगह लाइन बिछा दोगे? क्या इतनी बिजली बनती है? अरे सरकार हर बार मई जून में कहती है कोयला खत्म हो गया, 4 घंटे की कटौती आएगी। अगर रेल बंद हो गई तो फिर इसलिए ध्यान रखना, पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह बिजली की सप्लाई प्रॉपर हो यह जरूरी नहीं है। यह ध्यान रखना है, हर जगह प्रॉपर हो यह जरूरी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में डीजल इंजन ही सक्सेस है, यह वाला नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? कौन सा है? ये देखो, ये अभी लेटेस्ट वाले पेपर के हैं। ये लेटेस्ट कौन सा हुआ? 2022-23 23 वाला है। यद्यपि इस पूरे महीने में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। सॉरी, यदि ये बोलता है कि यदि पूरे महीने में बारिश नहीं हुई ना तो अधिकांश किसान क्या पड़ जाएंगे? संकट में। अब मुझे एक बात बताओ, किसान का पानी से क्या लिंक है? खेती के लिए। खेती के लिए क्या पानी चाहिए? तो अपना ट्रैक तो सही है कि यदि पूरे महीने में बारिश नहीं हुई तो अधिकांश किसान क्या हो जाएंगे? संकट में पड़ जाएंगे। पहला, खेती के लिए। अच्छा, इसका कारण बता रहा है ये, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि खेती के लिए समय पर क्या चाहिए? आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर करते हैं। दोनों ही बात सही है। बारिश नहीं होने से किसान संकट में पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि फसल के लिए किसकी जरूरी होती है और किसान किस पर निर्भर रहता है? दोनों बातें हैं, तभी तो किसान संकट में पड़ेंगे। तो बोलो कौन सी बात सही है? दोनों।
मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की। मौसम विभाग ने कहा कि अगले साल मानसून के दौरान क्या होगी, बारिश कम होगी, ऐसा कहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कह तो दिया, ये क्यों कहा, या ये कहना जरूरी था क्या? जरूरी था। जैसे मान लो मैं आज यही कह दूं कि भाई ध्यान रखना अगली बार सर्दी बहुत भयंकर पड़ेगी, इसका मतलब तो मई जून के महीने में स्वेटर खरीदना सस्ती मिलेगी, या कोई और कारण हो सकता है? मतलब तुम्हें कोई समस्या के बारे में पहले ही बता रहे हैं ना, तो उसका जुगाड़ या समाधान क्या है वो तुम्हारे पास पहले हो। अब ये सुनो, अगले वर्ष मानसून के दौरान कम बारिश होगी, तो मुझे बताओ मानसून की बारिश के ऊपर डिपेंड कौन रहता है? किसान रहता है, खेती वाले रहते हैं। मानसून के दौरान जो बारिश होगी उसके ऊपर डिपेंड होता है किसान। तो ये बातें शायद किसान के लिए कही जा रही है, पहले ही कह दिया कि भाई साहब अगली बार ध्यान रखना बारिश कम होगी। अच्छा ठीक है, हाँ? अरे मैं इधर बोल रहा हूं या इधर टाइप हो रहा है अपने आप ही? नहीं सही में ये रो देखो, कई मायनों में भारत अब भी एक गरीब देश है। समस्या इतनी व्यापक और जटिल है कि समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। अरे नहीं सही में, मानसून से फसल को कैसे बचाएं, ये अपने आप सर्च हो गया है। तो सुनो देखो, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए और संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए कि भाई साहब किसान तैयार हो जाओ, बाहें चढ़ा लो, अब की बार बारिश कम हो रही है, अब की बार अपन जमीन से ही बारिश निकाल लेंगे। सही है क्या? नहीं, अरे किसान कैसे तैयार रहेगा? कम पानी की आवश्यकता वाली फसल की बुआई करेगा, किसान तो ऐसे तैयार रहेगा। और आपको पता है कि हर बार गर्मियों में पाली जोधपुर वाले एरिया में पानी की ट्रेन आती है। हाँ पानी की ट्रेन, पानी की ट्रेन। अरे हैं, अरे सुनो, ये जो पानी के टैंकर भर भर के आते हैं ट्रेन में, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, मालगाड़ी देखिए, उसमें ट्रेन के जो डिब्बे से लगे होते हैं ना, वहां पानी के टैंकर होते हैं। ओ हाँ, तेरे को नहीं पता? तो क्या सोचे तेरे घर पे आएगी? अरे आती है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, समाचारों में पढ़ा होगा, पानी की जहां कमी होती है ना वहां पानी की सप्लाई होती है। अब पता पहले ही लग गया कि पाली में इस बार पानी कम है, तो पानी पहुंचाना पड़ेगा। ए भाई, ए तू, हाँ हाँ, इसने अभी अभी क्या बोला, विद्या माता एक शोक, सच बताना, बोल बोल। नहीं यार ये बात नहीं थी, हैं? बाल्टी ले जाइए। सुनो, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए? तो जब बारिश कम होगी तो जो एरिया पूरा डिपेंड ही बारिश के ऊपर है वो तो प्रभावित होगा, तो पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग लगी, ज्यादा भड़क गई, उसके बाद कुआं खोदना चालू किया। पहले से खोद के रखो, कुआं भी रखो, पानी भी रखो, है ना। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना कि तुम आग लग गई उसके बाद कुआं खोदना चालू करो। जी भाई साहब आप चालू करो, और बाद में कहूंगा देखो प्रयास तो कर रहे हैं ना, आग लगी, हमें पता लगा, हमें दुख है, पर देखो कुआं खोद तो रहे ना। अरे बावड़ो, ये तो पहले खोदना था। तो याद रखना, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए, और संभावना को देखते हुए किसानों को भी क्या रहना चाहिए। अब बात यह है कि दोनों ही सही हैं। ये देखो, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त, आप नगर निगम का आयुक्त मान लो, ने नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। मतलब आया और आते कहा कि मैंने आज मेरा पद ग्रहण किया है। ए बालिका, क्या हो भाई से बड़ी बड़ी छोटी सी है? हाँ, उसने आते ही ये कहा कि मेरा पहला जो कार्य रहेगा
प्राथमिकता जो रहेगी वो इस शहर को इंदौर की तरह साफ और स्वच्छ बनाने की रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो इंदौर को साफ सुथरा कर चुका है या इंदौर साफ सुथरा है? समझ गए? या तो इंदौर साफ सुथरा है या फिर उसको अनुभव है साफ सुथरा करने का, तभी आते ही कह रहा है कि मैं जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाएंगे, नीचे से पानी निकल जाएगा तो भी सड़क टूटेगी नहीं। हमने यहां पंखे लगाए, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से लगाए हैं। ये पंखे केवल 2 महीने, मई और जून, नहीं सुनना, केवल 2 महीने मई और जून ये पंखे उल्टे चलेंगे। उल्टे चल करके हवा को ऊपर फेंकेंगे, ऊपर का मतलब स्पेस में फेंकेंगे, फिर हवा सीधी टकराएगी छत से, उसके बाद चारों तरफ फैल जाएगी और इस तरह से जो हवा तुम्हारे तक पहुंचेगी वो अच्छी हवा होगी। ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें ऊपर से सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधी जमीन पर नहीं आए, उसके लिए ओजोन परत O3 काम में आती है। वैसे ही आप तक शुद्ध हवा, अच्छी हवा पहुंचे, इसके लिए ये जो पंखे हैं पहले हवा ऊपर फेंकेंगे, वहां से टकराएगी, फिर तुम्हारे तक आएगी, तुम्हें से कोई बीमार नहीं होगा। ये हमने इस बार इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करी है। ठोको ताली। हमने आप लोगों के लिए एक काम और किया है। इस बार आपको हर टेबल पर अच्छी गुणवत्ता वाली हवा मिले, इसलिए हमने एसी के लिए जाली वाली पाइप लगाई है। यहां से ठंडी ठंडी हवा आएगी, हां, और हम आने वाले समय में आप सभी के लिए हर डेस्क पर इंडिविजुअल एसी लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आपको आने वाले समय में हर टेबल पर लस्सी, जूस, सब चीजें देगी। हाँ जी, जो चले जाएंगे, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? वे जा ही रहे हैं, इनको कौन रोक सकता है बताओ? है जी, अभी सर्दियों में क्या करोगे जूस का? नहीं, गलत बात। तो सुनो, अरे सुन लो, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं हैं। एक बात बताओ, डूंगरपुर उदयपुर से साफ और स्वच्छ है या नहीं है? तो क्या इसका मतलब हमारा उदयपुर के जो लोग हैं वो सफाई के लिए जागरूक नहीं है? हमारे वाले इतने जागरूक हैं कि मिराज खाई इतने जागरूक हैं, खाली प्लॉट के अंदर कचरा फेंकेंगे। सुनो, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं। मुझे एक बात बताना, ये इंदौर की तरह सुंदर बनाना किसका काम है? इस पर्सन के अनुसार बताना है, आयुक्त का है। किसका है? ये स्वच्छ और सुंदर बनाना काम किसका है? आयुक्त का काम है या नागरिकों का काम है? काम आयुक्त का है। लेकिन गंदा करने का काम किसका था? अगर नागरिक स्वच्छता के बारे में जागरूक होते तो क्या गंदा करते हैं? सुबह सुबह गाड़ी आती है ना, कौन सी आती है? कचरे वाली गाड़ी आती है ना? नहीं, सफाई वाली। कचरे वाले हम हैं। वो कचरा करने आती है कि कचरा उठाने आती है? सफाई करने आती है कि गंदगी फैलाने आती है? तो गंदगी फैलाने वाले कौन है? गंदगी फैलाने वाले कौन है? आप है ना? हाँ, आप कौन है? गंदगी फैलाने वाले कौन है? हाँ, आप ही। अब तो आप ही होंगे। हाँ, देखो कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, सुनो, वापस आ जाऊं।
पहली बात तो है कि जो नगर ए है ना वो सुंदर नहीं है। नगर ए सुंदर है क्या? अगर सुंदर होता तो क्या आयुक्त जी आकर के ये कहते कि मैं इंदौर की तरह सुंदर बना दूंगा? नहीं कहते। इसका मतलब पहले से सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है इसका कारण कौन है? वहां के वो वहां की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक हैं या नहीं है? अरे बावड़ो, जागरूक हैं तभी तो उन्होंने आयुक्त से कहा होगा और आयुक्त ने वापस कहा होगा। देखो एक चीज मैं बताता हूं वर्तमान दशा के बारे में। इसने वर्तमान दशा बोली है। आज अगर कोई नगर निगम के आयुक्त को जाकर के बोलता है कि भाई साहब आप आज ही आए हो, आपका पद ग्रहण आज ही हुआ है, ठीक है, हमारा उदयपुर बहुत गंदा है, तुम एक काम करना इसको सही करा देना। सुनना मेरी बात, सफाई को लेकर के जागरूक नहीं है इस वजह से तो गंदा हुआ है, लेकिन वर्तमान दशा के बारे में जागरूक हैं, उनको पता है कि गंदा है। इसने किसका बोला? किसका बोला? वर्तमान दशा का बोला है, ना कि सफाई का बोला है। वर्तमान दशा का मतलब पता लग चुका है कि गंदगी है, हाँ अभी खराब है। अगर तुम तुम्हारी पढ़ाई के प्रति जागरूक होते, क्या गिर गया भाई साहब, सुन लो, अगर तुम तुम्हारी पढ़ाई के प्रति जागरूक होते ना तो तुम में से आज कोई भी कोचिंग में नहीं आता। आता क्या? अगर तुम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में सामाजिक की किताब पढ़ चुके होते, अगर तुम कक्षा 10 तक की गणित को बहुत अच्छे पढ़ चुके होते, तुमने राजस्थान अध्ययन की किताब की एक एक लाइन पढ़ ली होती, तो क्या तुम कोचिंग करने आते? तुम उस समय की कंडीशन में जागरूक नहीं थे, पर तुम वर्तमान में जागरूक हो, इसीलिए तो कोचिंग आए हो ना। तुम वर्तमान दशा के बारे में जागरूक हो कि हमें आता जाता कुछ नहीं है, हमें पढ़ाई दो, तो ये वर्तमान दशा के बारे में जागरूक हैं। आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। अनुभव है तभी तो कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह देते हैं। तो पहली बात याद रखना कि बारे में जागरूक हैं। दूसरा है कि आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं, शहरियों के शहर के सौंदर्यीकरण जो है ना उसमें उनका अच्छा अनुभव है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा किसने कहा? यहां आने वाला कोई यह भी कह सकता है कि भाई साहब मैंने डूंगरपुर के बारे में सुना बहुत है, डूंगरपुर बहुत साफ है ना, मैंने डूंगरपुर के बारे में सुना बहुत है कि वो बहुत साफ है, उदयपुर को भी डूंगरपुर की तरह साफ बना दूंगा। तो इसका मतलब ये है क्या वो डूंगरपुर में काम करके आ गए? इसकी जानकारी इस नहीं, पॉसिबिलिटी वाला नहीं, ये मैंने स्टार्ट, सुनो क्या, अरे मेरी बात तो सुनो। पॉसिबिलिटी अगर होती है, पॉसिबिलिटी उसको गलत मानना है, सही उसी को मानना जिसको तुम 100% सही कर रहे हो। इस वजह से गलत है। अब पहले में क्या हुआ कि वर्तमान दशा के बारे में जागरूक, अरे नहीं है, ये तो जागरूक तो हैं, जागरूक हैं तभी उन्होंने आयुक्त के सामने आवाज उठाई। उसके बाद में आयुक्त ने कहा कि मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य क्या है? नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। जागरूक हैं तभी उन्होंने आयुक्त को कहा, पर याद रखना सफाई के प्रति जागरूक नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन वर्तमान दशा के बारे में जागरूक हैं। ये सफाई के प्रति जागरूक नहीं थे, स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन वर्तमान दशा के बारे में जागरूक हैं। पर इसने क्या कहा? नहीं है। इस वजह से क्या हो गया? इसके बारे में जानकारी मिली। आज हम एग्जाम्पल देते हैं, मिसाइल मैन कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम ये कहते हैं कि हर एक वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह होना चाहिए। आज एक वैज्ञानिक कह रहा है कि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह बन सकता हूं, इसका मतलब वो है तो नहीं ना। तो ये कह रहा है कि मैं इंदौर की तरह बना सकता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंदौर को वही बना के आया है। हाँ ये जरूर है कि उसका अनुभव है तभी कह रहा है। पर ये लाइन क्या है? कार्य कर चुके हैं, क्या इसका बारे में यहां कहीं आया? तो क्या होगा? नहीं, ये करंट का है, अपना नहीं है। करंट में भी देखो कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइम पत्रिका के अनुसार
एस राजामौली को वर्ष 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और यह शाहरुख खान का 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। ये अलग है, ये अपना नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पर सुनो, हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किए हैं और 17 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए किए हैं। सुन लो पहले 5 मिनट की बात। इस टॉपिक का क्वेश्चन तभी सही होगा जब आप एकदम न्यूट्रल होके काम करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और सुना, सबसे ज्यादा सही भी यही होते हैं, सबसे ज्यादा गलत भी यही होते हैं, ठीक है? बाकी बातें कल करेंगे। हाँ सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, आरएस वालों का उनका तो जो रेगुलर शेड्यूल चल रहा है वो है ही है, समझ गए? जो तुम बचे हुए हो उनका सबका टेस्ट है, वही 10 बजे का टाइम है, 9:45 आना है। मैंने रीजनिंग की क्लास में जो पढ़ा दिया सबका टेस्ट है।